गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 13 चैप्टर चल रहा है जीव एवं समष्टियाँ, 12th क्लास की बायोलॉजी का 13 चैप्टर जो है जीव एवं समष्टियाँ, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में आज आपको मैं जनसंख्या, समुदाय, आवास के बारे में बताऊंगा। जनसंख्या या इसको समष्टि या आबादी भी कहा जाता है, समष्टि या आबादी। तो किसी इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या जो है अंग्रेजी भाषा के पॉपुलेशन से बना है और पॉपुलेशन शब्द बना है पॉपुलस से। पॉपुलस मतलब होता है जीवों की संख्या या लोग, ठीक है। पॉपुलस मतलब लोग। तो किसी इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या, ठीक है। इसके पहले आपने जाति पढ़ी थी, ठीक है। एक समान जीवों के समूह को क्या बोलते हैं? जाति। तो जातियों के समूह को क्या कहा जाएगा? जनसंख्या। एक या एक से अधिक जातियों के समूह जो आपस में एक दूसरे से क्या है? संबंधित। जातियों के समूह को जनसंख्या, समष्टि, आबादी या पॉपुलेशन कहा जाता है। नाइट नामक वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी थी 1965 में। प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाली एक जाति या आपस में संबंधित, या तो एक जाति या आपस में संबंधित कई जातियों के समूह को क्या कहा जाता है? समष्टि, आबादी या जनसंख्या कहा जाता है। डेफिनेशन याद रखना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में या किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जाति या आपस में संबंधित कई जातियों के समूह को जनसंख्या बोल रहे हैं। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं डीमोग्राफी। ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रखना, डीमोग्राफी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डीमोग्राफी। प्रत्येक 10 वर्ष में इंडिया के अंदर जो है हर 10 वर्ष में जनगणना होती है और जनगणना के माध्यम से जनता की संख्या को गिना जाता है। और एक संस्था के माध्यम से गणना होती है, उस संस्था का नाम याद रखना सेंसस नामक संस्था के माध्यम से गणना होती है। हम सोशल साइंस पे नहीं जाएं, अभी हम पर्यावरण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब जनसंख्या के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व इकाई क्षेत्रफल में, याद रखना, इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व को एक सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीव या जीवों की संख्या, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे पहला लक्षण या विशेषता है जनसंख्या घनत्व। इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में जितने लोग होंगे उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? घनत्व या डेंसिटी कहा जाएगा। अगला आता है दूसरा जन्म दर। जन्म दर इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय मतलब निश्चित समय मान लें अपन 11 से 12, और इकाई क्षेत्रफल मतलब कि शाजापुर या कोई सा भी शहर या कोई सा भी देश। इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को क्या कहा जाएगा? जन्म दर कहा जाएगा। तो इसका भी एक सूत्र बन जाएगा, जन्म दर बराबर कुल जनसंख्या बटे इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को क्या बताएगा? जन्म दर। जन्म दर के समान ही एक और होती है तीसरी विशेषता, मृत्यु दर। सेम टू सेम जन्म दर जैसा है, बस अंतर इतना है जन्म दर में जीवों की संख्या काय से निर्धारित होगी? जन्म से। और मृत्यु दर में काय से निर्धारित होगी? मृत्यु से। इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में समष्टि द्वारा मरे हुए जीवों की संख्या या मरने वाले जीवों की संख्या को क्या बोला जाएगा? मृत्यु दर कहा जाएगा। मृत्यु दर का सूत्र मृत्यु दर बराबर कुल जनसंख्या बटे मरने वाले जीवों की संख्या। ऐसी कैसी परिभाषा और ऐसा कैसी सूत्र बन जाएगा, बस जन्म की जगह मृत्यु हो जाएगा। चौथा आता है वृद्धि स्वरूप। किसी भी
समष्टि या किसी भी आबादी या जनसंख्या के अंदर जितने भी जीव रहते हैं उन सभी जीवों का वृद्धि करने का जो तरीका रहता है वो एक समान नहीं रहता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो वृद्धि करने के तरीके को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि स्वरूप, वृद्धि करने का तरीका। पांचवा आता है साम्य अवस्था, होम्योस्टेसिस, साम्य अवस्था। कोई भी जनसंख्या या आबादी किसी इकाई क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करने के बाद चरम अवस्था पर पहुंच जाता है। उस चरम अवस्था पर पहुंच जाने के बाद अपने आप को वहां पर स्थिर रूप से स्थायी बनाए रखने का प्रयास करता है। उस स्थिर अवस्था को बनाए रखने का प्रयास ही क्या कहलाता है? साम्य अवस्था कहलाता है। कोई भी समष्टि एक निश्चित समय के बाद चरम अवस्था पर पहुंच जाएगी और वहां पर अपने आप को स्थिर बनाने का प्रयास करेगी। उसके इसी प्रयास को क्या कहा जाता है? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था के बाद अगला आता है वयस वितरण। वयस मतलब एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी समष्टि में भिन्न भिन्न आयु वर्गों का वितरण क्या कहलाता है? वयस वितरण कहलाता है। और वयस वितरण निर्भर करता है जीवों के जन्म दर और मृत्यु दर पर। तो अगला हो गया वयस वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी समष्टि में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जीवों का जो वितरण है उसे ही वयस वितरण कहा जाएगा। और वयस वितरण जो है वो निर्भर करता है जीवों के जन्म दर और मृत्यु दर पर। और आखिरी आता है समष्टि उच्चावचन। समष्टि उच्चावचन। अब समष्टि उच्चावचन इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लक्चुएशन। किसी भी समष्टि में साम्य अवस्था में पहुंचने के बाद, किसी भी समष्टि के बाद जीव कहाँ पहुंच जाएंगे? साम्य अवस्था में पहुंच जाएंगे। और साम्य अवस्था में पहुंचने के बाद समष्टि की संख्या का कम या अधिक होना, ऊपर नीचे होना, अप डाउन होना, उसी को क्या कहलाता है? समष्टि उच्चावचन या समष्टि पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कहा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, पॉपुलेशन या जनसंख्या, समुदाय समष्टि या आबादी। आबादी किसे कहते हैं? ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आबादी के बाद अगला टॉपिक है समुदाय। अगला क्या पढ़ना है? समुदाय। तो जिस प्रकार जीवों के समूह को जाति बोला, जाति के समूह को जनसंख्या बोला, उसी प्रकार जनसंख्या के समूह को बोला जाएगा समुदाय। किसके समूह को? जनसंख्या के समूह को समुदाय कहा जाता है। याद रखना आप डेफिनेशन समुदाय क्या है। तो जनसंख्या के समूह, किसके? जनसंख्या के समूह को समुदाय या कम्युनिटी कहा जाता है। समुदाय, जो समुदाय है उस समुदाय में अनेक जाति के जीव निवास करते हैं। इस कारण इसे समुदाय को बहुजाति जनसंख्या भी कहा जाता है। समुदाय या बहुजाति जनसंख्या दोनों एक ही बात है ना। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली अनेक जातियों के समूह या जनसंख्या के समूह को क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। अगर समुदाय के साथ में आवास को जोड़ दिया जाए, समुदाय के साथ किसको जोड़ दिया जाए? आवास को, तो परितंत्र की रचना हो जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र की। और पारिस्थितिकी तंत्र में यदि निर्जीव को भी प्लस कर दें तो किसका? पूरे परितंत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है। परितंत्र के निर्माण में किसकी आवश्यकता होगी? समुदाय की। और समुदाय का भाग कोई भी जीव अकेला जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही क्या है? समूह में रहता है। ठीक है। फिर से देखो समुदाय क्या है? समुदाय या कम्युनिटी, जनसंख्या के समूह को समुदाय कहा जाता है। या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों, मतलब बहुत सारी जातियों की संख्या को क्या बोलते हैं? समुदाय। या जनसंख्या के समूह को समुदाय। अब यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ निवास करती हैं, इसलिए समुदाय को बहुजाति जनसंख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर समुदाय में किसको जोड़ दें हम? आवास को, तो किसका? पारिस्थितिकी तंत्र की रचना हो जाती है। और पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे परितंत्र की रचना हो जाती है। अब ये जो जैसे जनसंख्या के लक्षण थे वैसे ही किसके? समुदाय के भी कुछ प्रमुख लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण, इन शब्दों को आप याद रखोगे तो आपका आसान हो जाएगा याद करना, जाति विविधता। जाति विविधता, विविधता मतलब होता है अंतर। समुदाय के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं? जातियां पाई जाती हैं। उन जातियों में जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को क्या कहा जाता है? जाति विविधता। मतलब एक समुदाय है, एक समुदाय में मनुष्य भी है, गाय भी है, बकरी भी है, पीपल भी है, ठीक है, और दूसरे जीव भी हैं। तो यहाँ पर क्या है? भिन्न भिन्न जातियाँ पाई जा रही हैं। तो पहला विशेषता है, लक्षण क्या है कि समुदाय के अंदर क्या पाई जाती है? जाति विविधता पाई जाती है, मतलब भिन्न भिन्न जाति के जीव एक साथ निवास करते हैं। दूसरा प्रभुत्व, कहीं का भी समुदाय हो, तालाब को हो, झील का हो, झरने का हो, नदी का हो,
स्थल का हो, तो हर समुदाय में किसी एक जीव का वर्चस्व अधिक होगा, और जिसका वर्चस्व अधिक होगा मतलब जिसकी संख्या अधिक होगी उसका प्रभुत्व अधिक होगा। वहाँ पर वो जीव ही ज़्यादा संख्या में और अधिकार के साथ निवास कर पाएंगे। जैसे हम धरती पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, ठीक है, आवासीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आवासीय क्षेत्र में अगर शेर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, डरा देते हैं या मार देते हैं। पर जब हम उसके क्षेत्र में जाते हैं तो वो हमको डरा देता है, क्योंकि वहाँ पर जंगल में उसका प्रभुत्व है, इस आवासीय क्षेत्र में हमारा प्रभुत्व है। तो किसी भी समुदाय में किसी एक जाति विशेष का क्या होता है, प्रभुत्व होता है, और प्रभुत्व उसका ज़्यादा होगा जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो पहला हो गया जाति विविधता, दूसरा प्रभुत्व, तीसरा संरचना और वृद्धि स्वरूप। संरचना और वृद्धि स्वरूप, किसी भी समुदाय के जितने भी जीव हैं उन सभी जीव की संरचना एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न भिन्न जातियों के जीव हैं, और भिन्न भिन्न जातियों के जीव की संरचना कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, और सभी का वृद्धि करने का ढंग भी कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो समुदाय के प्रत्येक जाति के जीव की संरचना और उनके वृद्धि करने का तरीका या स्वरूप कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। फिर अगला आता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, समुदाय का प्रत्येक जीव जो है एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, और जब एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो अपना भोजन निर्माण करने वाले जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और विषमपोषी जीव जो है स्वपोषी से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब उनके अनुपात में क्या होती है, बैलेंसिंग होती है, एडजस्टमेंट होता है। उस एडजस्टमेंट के कारण ही उनमें कौन सा गुण विकसित हो जाता है, आत्मनिर्भरता का गुण विकसित हो जाता है। पांचवा आता है अनुक्रमण, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेशन। किसी भी समुदाय का किसी स्थान विशेष पर विकसित होना क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई जीव उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और शाजापुर में आया है, वहाँ पर आकर के वो अपनी संख्या में क्या करेगा, धीरे धीरे वृद्धि करेगा। उसका वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, अनुक्रमण। और उसके विकासात्मक इतिहास मतलब आया 50 साल पहले और वृद्धि कर करके 50 साल में उसकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितना वो बड़ा है, तो वो 50 साल का जो इतिहास है उसी को क्या कहा जाएगा, अनुक्रमण। किसी भी जीव के विकासात्मक इतिहास को अनुक्रमण के नाम से जाना जाता है। छठा और आखिरी आता है अंतरक्रिया। अंतरक्रिया, समुदाय में भिन्न भिन्न जाति के जीव निवास करते हैं, और जीव निवास करते हैं तो एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, अंतरक्रिया करेंगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उनके बीच में आवश्यकता की पूर्ति के लिए होने वाली क्रिया को ही अंतरक्रिया कहते हैं। अब इनके अंदर जो अंतरक्रिया होती है वो अंतः जाति भी हो सकती है और अंतर जाति भी हो सकती है, दोनों प्रकार की अंतरक्रिया हो सकती है। तो ये लक्षण हुए किसके, समुदाय के। अब समुदाय और समष्टि के लक्षण के साथ हम दोनों में अंतर भी देख लेते हैं, समष्टि और समुदाय में अंतर। समष्टि क्या है, एक समान जाति के समूह को क्या बोला, समष्टि। अब यहाँ पर अनेक जातियों के समूह या जनसंख्या के समूह को क्या कहा जाएगा, समुदाय कहा जाएगा। पहला अंतर याद रखना, समष्टि किसे कहते हैं, तो एक समान जातियों के समूह को या एक जाति के समूह को समष्टि। समुदाय किसे कहते हैं, अनेक जातियों के समूह या जनसंख्या के समूह को क्या कहा जाएगा, समुदाय। अगला, समष्टि एक जाति का समूह है, तो एक जाति का समूह तो अकेले जीवित नहीं रह सकती, अकेले जीवित नहीं रह सकते। केवल मनुष्य अकेला जीवित नहीं रह सकता, केवल कुत्ता अकेला जीवित नहीं रह सकता, केवल आम, नीम, बरगद, पीपल, कोई भी अकेला जीव जीवित नहीं रह सकता। और समुदाय अकेला जीवित रह सकता है, क्योंकि समुदाय अकेला होता ही नहीं है, समुदाय में अनेक जातियां निवास करती हैं, इसलिए ये समुदाय अकेला जीवित रह सकता है। अगला याद रखना, इसके द्वारा परितंत्र का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि परितंत्र बनता है किससे, समुदाय के साथ आवास, आवास के साथ निर्जीव, ये सब मिलकर के परितंत्र की रचना करते हैं। परंतु समष्टि में जब आवास को जोड़ा ही नहीं, समुदाय बना नहीं, निर्जीव पदार्थ को जोड़ा नहीं, तो परितंत्र की रचना नहीं होती है। मतलब समष्टि द्वारा परितंत्र की रचना नहीं होती है, समुदाय के द्वारा परितंत्र का निर्माण या परितंत्र की रचना होती है। फिर आती है अगला आखिरी, अंतरक्रिया। अंतरक्रिया, अब जो समष्टि होती है उसमें एक ही जाति के जीव रहते हैं, एक ही जाति के जीव रहते हैं, तो उनके अंदर जो अंतरक्रिया होती है वो अंतः जाति अंतरक्रिया होती है। अंतः जाति मतलब अपनी स्वयं की जाति के साथ होने वाली अंतरक्रिया को अंतः जाति अंतरक्रिया। समुदाय में भिन्न भिन्न जाति के जीव रहते हैं, इसलिए इनमें दोनों प्रकार की अंतरक्रिया होगी, अंतः जाति
और अंतर जाति, दोनों प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का, समष्टि और समुदाय में अंतर। 3 क्वेश्चन हुए हैं। पहला क्वेश्चन हुआ था अपना जनसंख्या, समष्टि या आबादी क्या है, इसके प्रमुख लक्षण। दूसरा क्वेश्चन हुआ समुदाय क्या है, इसके प्रमुख लक्षण। तीसरा क्वेश्चन हुआ है समष्टि और समुदाय में अंतर। अब अगला आता है आवास। अगला टॉपिक देखेंगे आवास और निकेत। आवास और निकेत। आवास किसे कहते हैं? अजैविक पदार्थों का बना हुआ वह क्षेत्र जहाँ पर जीव निवास करते हैं, उस क्षेत्र को आवास या हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, आवास की डेफिनेशन, अजैविक पदार्थों का बना हुआ वह स्थान जहाँ पर जीव निवास करते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। आवास जो है एक वृहद क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, जहाँ पर भिन्न भिन्न जाति के जीव निवास कर सकते हैं। मतलब वृहद होता है कौन? आवास। और आवास को अन्य छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसको उप आवास कहा जा सकता है। ठीक है, नदी हो, तालाब हो, झील हो, झरना, ये जलाशय हैं, तो जलाशय में भी जीव आवास करते हैं। मरुस्थल में भी जीव आवास करते हैं, स्थल पर भी जीव आवास करते हैं, टुंड्रा क्षेत्रों में भी जीव आवास करते हैं, वन में भी जीव आवास करते हैं। तो अलग अलग जीव का अलग अलग आवास होता है और वो आवास के अनुसार अपने आप में क्या कर लेते हैं? एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे हिल्सा मछली का नाम आपने सुना है पहले, कि हिल्सा मछली जो है स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों जल में निवास कर सकती है, क्योंकि उसमें पारिस्थितिकी अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है, अब आवास की परिभाषा आपको आ गई समझ में। आवास के बाद दूसरा आता है निकेत। ठीक है, इस आवास में जो जीव रहते हैं उनसे जो है नई नई कभी कभी जातियां बन जाती है। इन आवास का उपविभाजन हो जाता है और उपविभाजन के कारण ये आवास जो है उप आवासों में बदल जाता है। निकेत, आवास का वह सूक्ष्म क्षेत्र, आवास का वह सूक्ष्म क्षेत्र जहाँ पर केवल एक ही जाति का जीव निवास करता है, उसे क्या कहा जाता है? निकेत कहा जाता है। जैसे कोई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले को आवासीय क्षेत्र कहा जाएगा। पर मोहल्ले में एक विशेष जगह है जहाँ पर कोई विशेष जीव, मतलब शर्मा जी रहते हैं, तो वो उनके घर को ही क्या कहा जाएगा? निकेत कहा जाएगा। तो किसी विशिष्ट आवास का वह विशिष्ट क्षेत्र, किसी विशिष्ट आवास का वह विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कोई एक विशेष जाति ही क्या करती है? निवास करती है, उसे क्या कहा जाता है? निकेत कहा जाता है। अब निकेत 2 प्रकार का होता है, एक तो आधारभूत निकेत और एक वास्तविक निकेत। वह निकेत जहाँ पर एक से अधिक जाति रह सकती है और आपस में स्पर्धा नहीं होती हो, प्रतिस्पर्धा ना हो, तो उसे आधारभूत निकेत कहा जाएगा। और वह निकेत जहाँ पर आपस में स्पर्धा होती है और एक से अधिक जाति आपस में नहीं रह पाती है, उसे क्या कहा जाएगा? वास्तविक निकेत। ठीक है, अब देखते हैं आवास और निकेत में अंतर। आवास की परिभाषा क्या है? वह क्षेत्र जहाँ पर एक जीव या एक जाति का जीव निवास करता है, उसे क्या बोल दिया? आवास। क्या बोलेंगे? एक जाति का जीव निवास करे तो उसे क्या बोला जाएगा? आवास। और निकेत किसे कहते हैं? वह विशेष क्षेत्र जहाँ पर एक विशेष जीव का क्या होता है? निवास होता है। विशेष जीव का निवास होता है, उसको क्या कहा जाता है? निकेत कहा जाता है। पहला अंतर है, आवास में एक जाति के जीव निवास करते हैं और निकेत में कोई एक विशेष जीव ही निवास करता है। ठीक है, आवास में एक से अधिक जातियां एक साथ जीवित रह सकती हैं, जीवन यापन कर सकती हैं, और निकेत में सिर्फ एक ही जाति के जीव निवास करते हैं। ठीक है, ये विशेष जीव का घर है और यह सभी का घर है। ठीक है, यहाँ एक से अधिक जातियाँ निवास कर सकती हैं, यहाँ एक ही जाति निवास कर सकती है। आवास जो है, आवास कई पर्यावरणीय कारकों द्वारा परिसीमित होता है। मतलब अनेक कारक जो है आवास को अपने चारों ओर से घेरे रखते हैं। तो आवास जो है अनेक पर्यावरणीय कारकों द्वारा परिसीमित होता है, निर्धारित होता है। और जो निकेत है, निकेत जो है एक जाति
की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पर्यावरणीय अनेक पर्यावरणीय कारकों द्वारा आवास परिसीमित होता है। और यहाँ एक जाति के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होता है कौन, निकेत। और आखिरी अंतर है, आवास जो है कई सूक्ष्म भागों में बटा रहता है, जैसे सूक्ष्म आवास कहा जाता है, ठीक है, परंतु निकेत उपनिकेतों में नहीं बढ़ता है, मतलब निकेत से छोटे निकेत नहीं बनते हैं। यह आवास और निकेत में क्या हो गए, अंतर। तो आज हमारे इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हुए हैं, एक समष्टि, एक समुदाय, फिर दूसरा अंतर दोनों में, अगला आवास और निकेत, और आखिरी आवास और निकेत में अंतर। ठीक है, थैंक यू।